बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 का आज हमने आखिरी पार्ट करना है और वह है हमारे पास न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, हमने इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स निपटा दिए हैं। हमने जो भी रिड्यूस सिलेबस के हवाले से टॉपिक है वो सारे हमने निपटा दिए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि बीटा इक्वल टू 3 अल्फा वाली डेरिवेशन करवा दें। यार करवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी कोशिश ये है कि जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हवाले से मैं पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, देन मैं बीटा इक्वल टू 3 अल्फा वाली डेरिवेशन भी करवा दूँगा। और वो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के लिए भी होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी वही वाली डेरिवेशन सेम है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ चैप्टर नंबर 11 के बाकी जो कुछ क्वेश्चन थे और उनके आंसर मैं अभी तुम्हें इसके मतलब वीडियो के एंड में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। सवाल क्या है, सवाल हमारे पास, अच्छा एक और बात बता दूं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके में खाली 14 या 15 है, हमने 6 या 7 करना है। हम सारे न्यूमेरिकल्स नहीं अटेम्प्ट करेंगे, हम 6 या 7 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक हो गया। 11.1 अ मेटल रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। याद रखना इस सवाल के अंदर ये जो डायमीटर दिया हुआ है ना, इसका तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है। तुम चाहो तो डाटा के अंदर लिख लो, चाहो तो ना लिखो, तुम्हारी मर्जी है। इसका कोई काम नहीं है डाटा के अंदर, ठीक है, और सवाल के अंदर भी। आगे चलो, मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। व्हेन इट इज हीटेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स लेंथ बिकम 50.06 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे दो लेंथ है और दो टेम्परेचर है। दिस वन इज L1, दिस वन इज L2। L1 50 सेंटीमीटर, L2 50.06 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद टेम्परेचर भी दो हैं। पहला टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा टेम्परेचर आपका 95 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये भी आ गया T1 और T2। ठीक है, हमने इसमें निकालना क्या है? हमने इसमें निकालना है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, और इस मेटल रॉड को जिसको मैंने हीट जब कराया 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इसकी लेंथ जो 50 सेंटीमीटर से 50.06 सेंटीमीटर हुई है। तो अब मुझे ये बताना है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज कूल्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये बिल्कुल कूल हो जाएगा, यानी कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड से बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तब इसकी लेंथ क्या होगी? यानी कि लेंथ इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने L तो लिखना है, लेकिन उसके साथ छोटा सा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगा देना है, ताकि हमारे पास पता चल जाए कि ये लेंथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। ठीक है, अब ये किस तरीके से निकलेगा? यानी कि इसको हम कहते हैं वैसे आम जबान में अल्फा है, लेकिन यहां पर एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का काम कर रहा है। ये पूरे चैप्टर में एक बार आया है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सी चीज है। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ये देखो, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक हो गया। इसको तो ऐसे ही रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा एल? डेल्टा एल का मतलब है L2 माइनस L1। जहां पर डेल्टा लग जाता है इसका मतलब वो चेंज इन लेंथ है, और चेंज का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को निकाल दो। ठीक है, L2 माइनस L1, यानी कि चलो बड़े में से छोटे को निकालना छोड़ो, दूसरे नंबर वाले में से पहले नंबर वाले को निकाल दो, यानी कि L2 माइनस L1। तो यहां पर हमने लिखा L2 माइनस L1, नीचे L एज इट इज रहेगा, और डेल्टा T के अंदर हमने लिखा T2 माइनस T1। क्लियर हो गई वाली बात? आगे चलो, अब L2 माइनस L1 कैसे करवाएं? हम L2 माइनस L1 ऐसे करवाएंगे कि L2 हमारे पास है 50.06 सेंटीमीटर और L1 हमारे पास है 50। ये आ गया। सिंपल L का मतलब होता है L1। अगर कहीं पर सिंपल L लिखा है, वहां पर तुम लेंथ 2 की वैल्यू नहीं पुट करोगे, वहां पर तुम लेंथ 1 की वैल्यू को पुट करोगे। ठीक हो गया। तो लेंथ 1 था 50, ब्रैकेट में फिर से आ जाओ T2 माइनस T1, यानी कि 95 माइनस 20। क्लियर हो गई वाली बात? जब इसमें से ये माइनस हुआ, तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.06। ठीक है, और उसके बाद नीचे 50 है, ब्रैकेट के अंदर 95 माइनस 20, इसका मतलब 75 हो गया। जब तुम इन सब को डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाओगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है बेसिकली, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, अब इसका हमने निकालना है पार्ट 2। यहाँ पे जगह कम थी, पहले मैं इसको मिटाऊंगा, यह चीज ऐसी अपनी जगह पे रहेगी, मैं इसको मिटाऊंगा एंड देन पार्ट 2 यहाँ पे करूंगा। पार्ट 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करना, बहुत आसान है और थोड़ा सा बस वो थोड़ा सा घूमा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा देखो भाई, अब ये है तो 4 स्टेप्स पे, ये वाला पार्ट, ये वही वाला चल रहा है। ठीक है, ये है तो 4 स्टेप्स पे, लेकिन है थोड़ा सा घुमा हुआ। घुमा हुआ कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू से घूम गया है।
कैसे घूमा, देखो हमने क्या निकालना था, लेंथ इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यही निकालनी थी हमने, लेंथ इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हमने लिखा फॉर्मूला जो तुमने लीनियर एक्सपेंशन में पढ़ा है कि L2 = L1 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक हो गया, हमने लिखा। उसके बाद हमने L2 की जगह पे कर दिया L 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सिंपल, हमने मतलब लेंथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बतानी है। आगे चलो, L1 मैंने कहा था हमेशा L1 मतलब वो लेंथ नंबर 1, अगर ये L1 ना भी होता तो हम L1 की वैल्यू ही लिखते हैं, यानी कि 50 सेंटीमीटर ही लिखते हैं, ठीक है। 50 ब्रैकेट के अंदर का 1 ऐसे ही है, प्लस इसकी तुमने वैल्यू अभी निकाली थी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, दिस वन, एंड डेल्टा टी, ये जो आया ना 0 - 20, बस गेम इसमें है और किसी में नहीं। ये कैसे आया, देखो भाई, अभी तक तो था T1 और T2, यानी कि T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। तुमने क्या किया, जब आ गया लेंथ इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब ये तीसरा T आ गया कहीं से, ठीक है। तुमने अल्फा वाले यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में क्या किया था, डेल्टा T = T2 - T1, और T2 की जगह पे तुमने यकीनन वहां पे रखा होगा 95 माइनस T1 की जगह पे तुमने रखा था 20, ठीक है। तुम एक काम करो, यहाँ पे T1 तो 20 रखो जो तुमने पहले पार्ट में किया, T1 20 रखो, ठीक है। जो दूसरा T था ना, जो 95 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसकी कहानी यहाँ पे मुक गई, वो खत्म हो गया, उसकी जगह पे तुमने रखना है 0, जो कि अब नया आ गया तुम्हारे पास टेम्परेचर। T1 20 रखो एज इट इज, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं। ये T2 डेल्टा T है ना, तो T2 - T1, T1 तुम्हारे पास यही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की जगह पे तुम ले आओगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतनी सी चेंजिंग है और कुछ नहीं। उसके बाद सवाल पूरा हल हुआ, ये आ गया लेंथ इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1.6 × 10⁻⁵ एज इट इज, और 0 - 20 का मतलब होता है -20। तुम जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.9984, और तुम जब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, तुम अपने कैलकुलेटर में करवा के देखना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 49.984 सेंटीमीटर। ये है लेंथ इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई मसले वाली बात नहीं, कैलकुलेटर से करोगे। मैं अब यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में 10 चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और हर चैप्टर में तकरीबन न्यूमेरिकल्स थे। मेरे ख्याल में यार अब इसके बाद स्टेप तुम खोल सकते हो, 1-2 स्टेप बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। तुम इतने समझदार हो गए होगे कि अब उसको खुद से चीज को पिक कर लोगे, ठीक हो गया। 11.2 करते हैं, 11.1 के बाद, अच्छा चलो वो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में 5 या 6 और हैं, हमने सारे नहीं करने क्योंकि सारे आते ही नहीं है। इसको देखो, और अगर अच्छा मजे की बात, इसमें कोई भी, अभी मैं कैलकुलेटर से नहीं कर रहा हूं, तो कोई भी अगर न्यूमेरिकल का आंसर बुक के आंसर से चेंज हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। नाउ 11.2, चलो भाई, अब है हमारे पास 11.2 हमने स्किप किया है, अब हमने करना है 11.3, ठीक है। 11.2 हमने क्यों स्किप किया, नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब नहीं आता, मैंने उसको कभी 10 ईयर में देखा नहीं है, अगर तुम लोग देखो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। 11.3 में क्या है, अच्छा 11.3 11.4 दोनों ऑलमोस्ट सेम है। क्या फर्क है, 11.3 में वॉल्यूम इज कांस्टेंट और 11.4 में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक हो गया, क्लियर है बात। अच्छा अब कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसी है कि, अच्छा भाई सॉरी, कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है और 11.4 में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। सवाल पढ़ो, अ गैस ऑफ अ गिवन मास एट अ प्रेशर ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि P1 50 सेंटीमीटर आ गया और P2 यहाँ पे निकालना है, ठीक है। दो अदर टेम्परेचर दिए हुए होंगे, T1 एंड T2, T1 27, T2 97। अब कहानी क्या है, याद रखना मेरी ये बात कि जब भी फॉर्मूले के अंदर डेल्टा टी यूज होगा, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया है, तो हम जो टेम्परेचर सवाल के अंदर गिवन होगा उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारे पास न्यूमेरिकल ऐसा आया है कि उसके फॉर्मूले में डेल्टा टी नहीं है बल्कि T1 और T2 यूज हो रहा है सिंपल, तो जो भी टेम्परेचर गिवन होगा सवाल के अंदर हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को कन्वर्ट किया है। P1 दिया हुआ है, P2 निकालना है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। याद रखो, जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा फॉर्मूला लगेगा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला लगेगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बस सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, P1 की जगह पे 50, T1 की जगह पे 300।
P2 की जगह पे कुछ भी नहीं है क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना है, और T2 की जगह पे 370। जब ये वाली सिचुएशन बन गई, हमने क्या करना है, मैथ का एक अदद रूल लगाना है, वो होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैंने लिखा नहीं, मैंने जस्ट हल्का से क्रॉस बना दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई हुई, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हुई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो बना 18,500, और ये चीज यहां पे हो रही थी मल्टीप्लाई, यहां पे आके हो जाएगी डिवाइड। तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 61.66 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। Hg को हम ख्याल मरकरी कहते हैं, शायद केमिस्ट्री में थोड़ी सी वीक है, लेकिन आई थिंक सो कि Hg को मरकरी कहता है। ठीक हो गया। 11.4 करते हैं, वहां पर क्या है, ऑलमोस्ट सेम चीजें, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई 11.4 को देख लो, बहुत आसान सा सवाल है, मैंने तुम्हें इसको पूरा का पूरा पिछले सवाल में मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि सॉरी, इफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम, अब की बार वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, देखना वॉल्यूम यानी कि V1 4.5 10 की पावर -5 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 30 किलो पास्कल, यानी कि P1 30 किलो पास्कल आ गया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी कि V2 निकालना है, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 50 किलो पास्कल। अब किलो पास्कल को पास्कल में करते हैं असूली तौर पे, लेकिन जब दोनों चीजें किलो पास्कल में रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक पास्कल में होती, एक किलो पास्कल में होती, हमारी मजबूरी थी कि हम किलो पास्कल वाले को पास्कल में करते। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तुम लगाओगे P1V1 इज इक्वल टू P2V2, लगाओ इसको, P1 30, V1 की वैल्यू भी तुम्हें पता है, P2 की वैल्यू भी पता है, लेकिन V2 निकालना है। ये चीज इसके साथ यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आके हो जाएगी डिवाइड। जब तुम ये सारा काम कराओगे, जो कि अब तुम मेरे ख्याल में करवा सकते हो, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 2.7 10 की पावर -5 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। 11.4 हो गया, 11.5 हमने स्किप किया, 11.6 करेंगे, 11.7 करेंगे और 11.10 करेंगे। 3 न्यूमेरिकल हमारे बाकी हैं, उसके बाद ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई बड़ा आसान सा सवाल है। 11.6 हमने इसमें निकालनी है हीट कैपेसिटी और हमने इसमें निकालनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों चीजों में क्या फर्क था पिछली वीडियो में भी है, थोड़ा सा मैं तुम्हें डिफाइन कर देता हूँ। हीट कैपेसिटी का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब तुम्हें यह पता हो कि तुम जिस चीज को हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसका मास कितना है। जब मास की बात आ जाएगी तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर तुम्हें मास का नहीं पता तो तुम हीट कैपेसिटी कर रहे हो। ठीक है। सवाल हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 500 वॉट, यानी कि P इज इक्वल टू 500 वॉट आ गया, रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 4 kg, यानी कि M आ गया 4 kg ऑफ लिक्विड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 10 और T2 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टाइम भी दे दिया आपको 100 सेकेंड्स का, तो T इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स आ गया। ठीक हो गया। नंबर 1, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg लिक्विड, यानी कि पहले हीट कैपेसिटी भी निकालनी है, फिर तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकालनी है। हीट कैपेसिटी को भी C से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, फॉर्मूला चेंज है। अब फौरन अपने दिमाग में लेके जाओ कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू, यहां पे छोटा सा लिख देते हैं, C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये होता है हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। और जब तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करोगे तो तुम इसमें M का इजाफा करवा दोगे। अब तुम अगर ये देखो, तुम्हारे पास डेल्टा T तो है, तुम्हारे पास M भी है, लेकिन डेल्टा Q तुम्हारे पास यहां पे कहीं भी नहीं है। तो तुम पहला काम ये कर लो सॉल्यूशन गेटिंग आगे, फर्स्ट वी फाइंड डेल्टा Q। पहले हम डेल्टा Q निकालेंगे। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, डेल्टा Q निकलेगा P इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T के फॉर्मूले से। ठीक हो गया। अच्छा भाई, आज थोड़ी सी इंटरप्शन ज्यादा हो रही है तो मुझे बीच बीच में उसको वीडियो को रोकना पड़ रहा है। खैर, हम सॉल्यूशन पर आ गए। फर्स्ट वी फाइंड डेल्टा Q। डेल्टा Q कैसे निकलेगा, P इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन T के फॉर्मूले से। P तुम्हें पता है 500 है, T तुम्हें पता है 100 है, और डेल्टा Q नहीं पता। ये चीज यहां हो रही है डिवाइड, ये उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास डेल्टा Q की वैल्यू आ जाएगी 50,000 जूल। अब तुम्हारे पास काम आसान है, अब तुम हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हो, अब तुम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हो। मैं एक काम करता हूं, पूरा बोर्ड मिटाता हूं, पहले हीट कैपेसिटी निकालेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालेंगे।
अच्छा भाई, हम डेल्टा क्यू निकाल चुके थे और डेल्टा क्यू हमारे पास निकला था 50,000 जूल। ठीक है, अब हमारे पास काम आसान है, हीट कैपेसिटी निकालनी है यानी कि सी, और उसका फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी का C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सी तो अपनी जगह पे रखोगे, डेल्टा क्यू तुमने अभी पहले ही निकाल लिया था 50,000, और डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1, तो 15 में से 10 को माइनस करवा देंगे, 5 आ जाएगा, तुम्हारे पास इन द एंड आंसर आ जाएगा 10,000 जूल पर केल्विन। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला भी सेम यही है, बस डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी लग जाएगा बस। तो डेल्टा क्यू की जगह पे 50,000, डेल्टा टी तुमने अभी यहाँ पे निकाल लिया था 5, तुमने एज इट इज यहाँ 5 पुट कर दिया, और एम है 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 20, और ये चीज जब इससे डिवाइड होगी तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2500 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये हो गया 11.6 हुआ, मैं काम बल्कि 7 शायद 6 हुआ है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, तो 2 न्यूमेरिकल हमारे पास बाकी हैं। अच्छा भाई, 11.7 ये हमारे पास सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने बेसिकली देखो पिछले सवाल में तुम्हें क्या किया था, पिछले सवाल में तुमने समझो कि स्पेसिफिक हीट निकाली थी और हीट कैपेसिटी निकाली थी, यानी कि सी निकाला था दोनों में तुमने, यानी कि स्पेसिफिक हीट को निकाला था। अब की बार इन्होंने क्या किया, तुम्हें सी की वैल्यू दे दी, ठीक है, और अब तुमसे पूछ लिया कि टाइम निकालो। पहला वाला थोड़ी सी लंबी की है, बहुत आसान था सवाल। सवाल क्या, 2 किलोवाट स्टील केटल, यानी कि पावर कितनी है, किलोवाट है, इसको हम वाट में कन्वर्ट कर देंगे, किलो को हटा दोगे और सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 2000 वाट बन जाएगा। ठीक है, ऑफ मास 1 kg कंटेन्स 1.5 kg ऑफ वाटर, यानी कि M1 1 kg जो उस केटल का मास है, और उसने कितना 1.5 kg लिक्विड को अपने अंदर मतलब रखा हुआ है। ठीक है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 आ गया 30। What is the time taken to boil water? टेम्परेचर टू दिया नहीं, बस बता दिया बॉयल वाटर। तो बॉयल वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने लिख दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। If the specific heat capacity of steel is, अगर मैं ये कह रहा हूं इस न्यूमेरिकल में, तो मैं ये बता रहे हैं कि स्टील की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 460 जूल पर किलोग्राम केल्विन, एंड वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, यानी कि ये चीज दे दी तुमने। C1 और C2 इसको रिस्पेक्टिवली इस तरह लिख लेना है। निकालना क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन, टी निकालना है। बहुत आसान सा काम था। कैसे काम, कैसे आसान था, फॉर्मूला हमारे पास होता है, हमने पिछले मैकेले भी किया है, P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। P की वैल्यू गिवन थी, T निकालना था, लेकिन पंगा कहां आ गया, डेल्टा क्यू नहीं दिया। अगर डेल्टा क्यू देते हमारा काम आसान हो जाता। तो हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू एक नहीं निकलेगा, 2 निकलेंगे, बिकॉज 2 चीजें, एक स्टील है एक वाटर है, दोनों डेल्टा क्यू निकल के ऐड होंगे एंड देन मेन डेल्टा क्यू तुम्हारे पास आएगा। कैसे निकलेगा, ये काम कैसे होगा, देखो सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट वी फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ केटल, यानी कि सबसे पहले हमने फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट ऑफ केटल, और इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा Q1 का। ठीक हो गया, उसका फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तुमने हर जगह 1 1 1 लगा दिया ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो आगे जाके। C1 की जगह पे C1 की वैल्यू 460, डेल्टा Q1 नहीं पता, निकालना है, M1 पता था 1 है, और डेल्टा टी T2 माइनस T1 यानी कि 100 माइनस 30, तो ये तो बन जाएगा 70। ठीक हो गया। अब जब ये 70, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई वो 1 ही, मतलब वो उसी मतलब वैल्यू के बराबर ही रहती है। 70 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे जाके हुआ मल्टीप्लाई, 460 मल्टीप्लाई बाय 70, तुम्हारे पास डेल्टा Q1 आ गया 32200 जूल। अब तुम इसी तरह डेल्टा Q2 निकालोगे बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है, और उसके बाद तुम उन दोनों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐड करवा दोगे, तुम्हारे पास मेन डेल्टा क्यू आ जाएगा। फिर तुमने क्या करना है, फिर तुमने फॉर्मूला लगाना है P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, मैं पूरा मिटा रहा हूं एंड देन डेल्टा Q2 पहले निकालूंगा। ठीक है, अच्छा भाई देखो, ये वाला पार्ट मैंने नहीं मिटाया, मैंने जैसे क्वेश्चन को मिटा दिया। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ केटल को मैंने नहीं मिटाया है। ठीक है, ये अपनी जगह पे 32200 जूल, यानी कि डेल्टा Q1। डेल्टा Q2 कैसे निकलेगा, मैंने तुम्हें बताया था, सेम वही वाला फॉर्मूला है, बस वर्डिंग चेंज होगी। नाउ वी फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी कि डेल्टा Q2, तो अब तुम C2 पुट करोगे और M2 पुट करोगे। C2 इज इक्वल टू डेल्टा Q2 अपॉन M2 डेल्टा T। C2 की जगह पे 4200 था, तुम डेटा में से जाके देख सकते हो। डेल्टा Q2 एज इट इज रखो, M2 की जगह पे मास गिवन था 1.5, और डेल्टा T मैं वहां पे निकाल चुका हूं 70 है, तो मैंने डायरेक्ट 70 पुट कर दिया। 70 जब 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ बना 105, और ये 105 यहां जाके हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा Q2 इक्वल टू 441,000 जूल। ठीक है, 2 डेल्टा Q2 मतलब Q1 Q2 आ गए। अब तुमने मेन निकाल लेना है,
टोटल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत आसान है, डेल्टा क्यू इक्वल टू, दोनों को आपस में करा दो ऐड, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 473200 जूल। अब आखिरी चीज तुमने यानी कि टाइम निकालनी है। नाउ वी फाइंड टाइम, P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। P की वैल्यू थी 2000, डेल्टा क्यू की वैल्यू थी 473200 और टाइम निकालना था। तुम सिंपल से मैथ में ये रूल लगाते हो कि इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। जब ये चीज इधर आके डिवाइड हुई, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा T इज इक्वल टू 236.6 सेकेंड्स। यार न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है यार, थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, इससे बंदा थोड़ा सा इसमें परेशान हो जाता है। इसके बाद अब हमने करना है बिल्कुल आखिरी न्यूमेरिकल लास्ट, और उसके बाद फिर 2-3 मिनट की बात करते हैं। चलो भाई, अब हम अपने आखिरी न्यूमेरिकल पर आ गए हैं, जो कि हमारे पास है 11.10। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स हम नहीं करेंगे। इन द एंड आखिर में अगर टाइम बचा तो जरूर करेंगे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने करवाया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसको 10 ईयर में देख भी सकते हो। 1 kg of water is contained in a 1.25 kilowatt kettle, यानी कि P is equal to 1.25 kilowatt। किलो को जब हम कन्वर्ट करते हैं वॉट में तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1250 वॉट आ गया और M is equal to 1 kg आ गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये सवाल भी लंबा हो जाता लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? Assuming that heat capacity of kettle is negligible, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया बुक वालों के कहने पे। हमने हीट कैपेसिटी ऑफ केटल को नेग्लेक्ट कर दिया, हम सिर्फ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को पकड़ेंगे। कैलकुलेट द टाइम टेकन, यानी कि टाइम निकालना है फॉर टेम्परेचर ऑफ वाटर टू राइज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 T1 100 T2। केटल को हटा दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को पकड़ लो। इसमें नहीं दिया, लेकिन पिछले न्यूमेरिकल में तुम्हें बताया हुआ था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन और स्पेसिफिक हीट ऑफ केटल इज 460 जूल पर किलोग्राम केल्विन। केटल को बिल्कुल हमने मतलब वो करते नेग्लेक्ट कर दिया, हमने वाटर का ले लिया 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। सॉल्यूशन कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, वही वाला काम है, टी निकालना है। बहुत आसान सा फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। P पता है, ये रहा आपके पास 1.25 किलोवाट। टी निकालना था लेकिन डेल्टा क्यू नहीं था। अगर डेल्टा क्यू होता हमारे पास काम बहुत आसान हो जाता, इतना सा था। लेकिन पहले हम निकालेंगे फर्स्ट वी फाइंड डेल्टा क्यू। लेकिन पिछले सवाल में हमने डेल्टा क्यू 1 निकाला था, देन डेल्टा क्यू 2 निकाला था, बिकॉज 2 स्पेसिफिक हीट थी। अब की बार एक स्पेसिफिक हीट है, केटल को नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ वाटर है, तो हमने सिर्फ वाटर को रखना है। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। C की वैल्यू 4200, डेल्टा क्यू नहीं पता, M 1 है और ये T2 माइनस T1 यानी कि 100 माइनस 25 75 आ गया। ये इसके साथ जाके वो मल्टीप्लाई, हमारे पास डेल्टा क्यू आ गया 315000 जूल। अब इसको तुम पुट कर दो, P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, 1250 इधर आ जाएगा, 315000 इधर आ जाएगा और T अपनी जगह पे रहेगा। मैथ का रूल लगाएंगे, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 252 सेकेंड्स। ये हमारे पास आज चैप्टर नंबर 11 का न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और 9 क्लास का सिलेबस भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। 9 क्लास का सिलेबस में इतना ही काम था। अब ये तुम्हारे पास है न्यूमेरिकल 9 क्लास का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। अब 9 क्लास वालों के लिए कुछ नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। अब हम जो काम करेंगे वो हम मैट्रिक के लिए करेंगे, चैप्टर नंबर 12 से ऑनवर्ड्स, ठीक है इंशाल्लाह। अब हमने मैथ्स को शुरू करना है और मैथ्स के साथ साथ उर्दू इस्लामिया की कुछ चीज़ों को भी इंशाल्लाह देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। एक उसके लिए ख़ास वीडियो बना देंगे, थोड़ा टाइम मिल जाए तो। और अब मैथ्स को इंशाल्लाह मैं चैप्टर नंबर 1 से शुरू करूँगा, यानी कि सिंपल सेट से। उसमें डिमॉर्गन्स लॉस में 2-3 चीजें तुम लोगों को बता दूंगा, देन हम चैप्टर नंबर 2 पर आ जाएंगे। मैं एक वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स का, ठीक है। और वो 9-10 दोनों के लिए होगा। और ये तुम्हारे पास आ गया न्यूमेरिकल। अच्छा, किसी ने पूछा था कि कोई एमसीक्यूज पैटर्न, अच्छा आप फिल इन द ब्लैंक्स, भाई फिल इन द ब्लैंक्स करवा देंगे यार एंड में। अभी क्या करें फिलहाल, तो एक तो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करवाना थोड़ा मुश्किल है। फिल इन द ब्लैंक्स यार 10 ईयर से तुम कर सकते हो, तुम बुक को रीड कर सकते हो, ठीक है। अगर एमसीक्यूज पैटर्न पे पेपर हो गया तो फिर तो इंशाल्लाह मॉडल पेपर आएगा और उसके बाद जो जो चीज़ें होंगी वो हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं आ रही, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं आ रही फिलहाल, ठीक है। स्कूल्स भी अभी 10 मिनट से खुलने का कुछ कंफर्म नहीं है। इस न्यूमेरिकल्स को देखो, ठीक है। और उसके बाद फिर अब हम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर मैथ को शुरू करेंगे और मैट्रिक वालों के लिए चैप्टर नंबर 12 को हम स्टार्ट कर देंगे, वेव्स एंड साउंड वाला। उसमें बहुत सेलेक्टिव टॉपिक्स हुए हैं जो रिड्यूस सिलेबस में, वो इंशाल्लाह जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो समझो और कोई सवाल हो तो फिर मुझसे इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। थैंक यू।